एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सदारत में इंडिया अलायंस है। उन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा। जब एक बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओवैसी को कांग्रेस बीआरएस हैदराबाद लीज पर दे दिए हैं और फिर प्रियंका गांधी बोल रही है कि हम बी टीम है, तो ठीक है ना भाई, दोनों मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। और अच्छी बात यह है सर कि हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रोल बॉन्ड बनाए गए और एक बॉन्ड हमको नहीं मिलता और सब मिलके हमको जेम्स बॉन्ड बना दिए। कभी आपकी मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी जी से या राहुल गांधी जी से? इस प्रियंका वाड्रा से मेरी मुलाकात नहीं हुई और आप जिस शख्सियत का भी नाम लिए हैं हमने उनको पार्लियामेंट में देख रहे हैं। आप राहुल गांधी का नाम भी नहीं लेते हैं? आप शख्सियत कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही बार बार, मनमोहन सिंह की स्पीच का जिक्र करते हैं कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का और खासतौर पर गरीब मुस्लिमों का पहला हक है। पीएम केयर्स फंड कहाँ जा रहा है किसी को नहीं मालूम। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे मोदी जी अमित शाह बता दें कौन से बैंक में है, इस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। अरविंद केजरीवाल से भी बहुत नाराज हैं आप। आरएसएस के नक्शे कदम पे चलते हैं तो फिर आप आइडियोलॉजी पे कैसा हराएंगे नरेंद्र मोदी को? बिहार तेजस्वी यादव, हमारे 4 MLAs को आपने तोड़ा, खरीदा उनको। खरीदा? खरीदा। कितने में खरीदा? अब इतने कर्जे बाकी हैं हमारे ऊपर, हम उन कर्जों को इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। काफी पर्सनल हो गया है मामला आपके। नहीं भाई, पर्सनल का सवाल नहीं है ना। हम अपना कर्जा बाकी नहीं रखते, हमें गयूर आदमी है। आप ये सब क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके 2 अपोनेंट हैं कांग्रेस और बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि हैदराबाद की जनता वो गरीब है, ओवैसी परिवार लगातार अमीर होता जा रहा है। नहीं, मेरे घर में अभी बताऊंगा आपको, तेल निकला है। माधवी लता जी का कहना है कि आप लोग माफिया हैं और जो भी तेलंगाना में या पूर्ववर्ती आंध्रा में सरकार में होता है आप उनके साथ गठजोड़ कर लेते हैं ताकि आपका ये जो फील्डम है, आपका जो सेटल है वो बरकरार रहे। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स यही पूछ रहे हैं कि अब आप अपने बीआरएस के दोस्तों को भूल गए। केसीआर गए पार से तो रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी के नए बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। देखिए, मेरी अगर सौरभ साहब से दोस्ती है तो आप जिधर दुनिया के जिस कोने में रहे मेरी दोस्ती रहेगी आपसे। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग देखें कि लोग उनका वोट लेके क्या क्या कर रहे हैं, जबकि मैं अपनी योजनाओं में किसी किस्म का भेदभाव नहीं करता। झूठ बोलते हैं। एक मुसलमान को टिकट नहीं देते मगर पसमानदा से मोहब्बत आपको है। हथकड़ियों में एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको असैसिनेशन होता है, वो पसमानदा है। आप हाईलाइट कर रहे हैं कि वो पसमानदा है हथकड़ियों में, उधर का पक्ष हाईलाइट करता है कि वो गैंगस्टर था, बाहुबली। बिल्कुल सही है, गैंगस्टर थे, कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, मगर आपकी कस्टडी में थे ना। वो जो 8-10 पुलिस वाले थे, क्या मच्छर मारने के लिए थे वो लोग? मुख्तार अंसारी के मामले पे क्या सोचना है? एक आईसीयू के पेशेंट को आप चंद घंटों में जेल भिजा देते हैं, ये समझ में नहीं आया। वहां जाएंगे आप उनके भाई का प्रचार करने? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, वो समाजवादी पार्टी के हैं। अखिलेश यादव से भी झगड़ा है आपका? समाजवादी की पार्टी की तारीख में इतना वोट कभी नहीं मिला होगा 2022 में, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं। अब बताइए, वो बी टीम नहीं है। सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लिया। उसमें कहते हैं कि मुसलमान शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करेगा। क्यों करेगा भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में मुसलमान शादी? आप होते कौन है? वो सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो मॉरल्स के तो आप पर वो नहीं है। कानून तो सरकार बनाएगी ना। अरे कानून, आप कैसा कानून बना रहे हैं? तो आपकी मुखालफत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कानून को लेकर भी? जो कानून मोदी जी ने बनाया वो तो मुस्लिम महिलाओं के लिए और मुसीबत का बाइस बन गया। एक महिला का जिक्र आता है तो आपकी चिंता नहीं दिखती है, उनका नाम है तस्लीमा नसरीन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है, पर अनलिमिटेड भी नहीं है ना। तो आप कोर्ट जाएंगे कि उनके साथ हाथापाई, उग्र प्रदर्शन? केस फेस हुआ, सब खत्म हो गया वो। तो अब वो तस्लीमा नसरीन हैदराबाद आके कार्यक्रम कर सकती हैं? अगर मालूम हो आप बता दीजिए कब आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे हम। बिल्किस बानो केस, आपको लगता है अब न्याय हो गया है? इंशाल्लाह, अल्लाह करे क्लोजर हो जाए। अब नहीं मालूम, फिर गुजरात में कुछ चुनाव हो जाए तो बीजेपी क्या कर दे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपनी रैलियों में कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट के राम मंदिर पे ताला जड़ देगी। इतना झूठ बोलेंगे भाई प्रधानमंत्री। तो अब आगे क्या करेंगे आप? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित हुई है। अरे वो छोड़िए, वो मस्जिद को बोलना गलत है। कोई जाके नमाज ना पढ़े उसमें। Brought to you by Candid Dusting Powder. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल Candid Dusting Powder के साथ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यू का प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है जमघट, जिसमें सत्ता के दावेदारों से और सत्ताधीशों से पूछे जाते हैं सवाल
हम फिलवक्त तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैं और आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं AIMIM के मुखिया और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। AIMIM जो पार्टी है वो मैनिफेस्टो रिलीज करती है क्या लोकसभा चुनाव में? नहीं, क्यों? नहीं, हम शुरू से कभी मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं किया। हमारा मानना यह है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो रिलीज़ करते हैं वो सिर्फ चुनाव में जनता को बड़ा उम्मीद दिखाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, और फिर उसके बाद जो है वो मैनिफेस्टो कहाँ चला जाता है, वो वादे कहाँ जाते, वो वादे वफा नहीं होते। तो बेहतर ये है कि आप काम करिए, जितना आपसे हो सकता करिए, डेवलपमेंट करवाइए, क्योंकि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं और अल्लाह आपको कामयाब करता है आवाम के ज़रिए से, तो आपको दिखता है आवाम की तकलीफ़ क्या है, मसाइल क्या है, उसको हल करिए आप। पर एक प्रत्याशी के तौर पे आप बताते भी तो हैं ना कि दिस इज़ व्हाट आई विल डू इन नेक्स्ट 5 years। बोलते हैं जैसा हम किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर लोगों के मसाइल आपको मालूम होते हैं, बोले डेवलपमेंट के काम है, डेवलपमेंट के काम हम करवाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मेरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू था, तो पिछले 5 साल में हम लोग 82 82 बस्ती दवाखाने खोले। तो मैनिफेस्टो में नहीं बोले थे, ना रिलीज़ किए, मगर आज वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर डायग्नोसिस भी हो रहा है, दवाएं भी मिल रही हैं। एक जगह पर तो माशाल्लाह से 1-2 जगह पे शायद एक्सरे भी हो रहा है, डॉक्टर बैठते हैं। आप ये सब क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके 2 अपोनेंट हैं कांग्रेस और बीजेपी के, वो कुछ और दावा करते हैं। पहले मैं कांग्रेस के अपोनेंट हैं वलीउल्लाह समीर, वो कह रहे हैं कि हैदराबाद की जनता, जो जनता असदुद्दीन ओवैसी को वोट देती है, वो गरीब है। ओवैसी परिवार लगातार अमीर होता जा रहा है, उनकी मिल्कियत बढ़ती जा रही है। नहीं, मेरे घर में अभी बताऊंगा आपको, तेल निकला है, तेल की यहाँ पर तेल निकला है। क्या बोलेंगे लोगों को, जो है बता रहे हैं, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं गलत, जो चीज़ है वो तो बताना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। अब एलिगेशन लगाना चाहते लगाइए आप, उसमें कोई बात नहीं है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, चुनाव है तो उनको कुछ बोलना चाहिए। माधवीलता जी का कहना है कि आप लोग माफिया हैं, आप लोगों को जनता की समस्याएं नहीं दिखती हैं, गरीबों की सैनिटेशन से लेके हर चीज़ में स्थिति खराब है, और जो भी तेलंगाना में या पूर्ववर्ती आंध्रा में सरकार में होता है, आप उनके साथ गठजोड़ कर लेते हैं ताकि आपका ये जो फीफडम है, आपका जो सेटल है, वो बरकरार रहे। अब जहाँ तक मुझे मालूम, कोविड के दौरान में एक अस्पताल 8 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट हुआ था, तो मेरा अस्पताल तो नहीं था, तो बीजेपी कैंडिडेट का था, इसलिए ब्लैकलिस्ट किया था सरकार ने, क्योंकि वो गरीबों को उनका खून चूस रहे थे। अब जहाँ तक सवाल है डेवलपमेंट का, तो 12,000 के करीब टेम्ब्रिस तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, 12,000 के करीब लड़के लड़कियाँ गरीब परिवार के फ्री में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक। एक चंद्रायन गुट्टा विधानसभा है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पर आज से 10 दिन पहले आप देख सकते हैं गूगल पर, 30 स्टूडेंट वहाँ के JEE क्वालिफाई हुए। आज से 2 महीने पहले रेवंत रेड्डी को मैं ले जाकर मेरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 करोड़ की लागत से एक स्कूल की बिल्डिंग और 2 हॉस्टल अलग बनाए गए। फिर वहीं पर गोलकोंडा में 8 करोड़ की लागत से एक लड़कियों का जूनियर कॉलेज और हॉस्टल का फाउंडेशन डाला मैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 ऐसे बड़े मुकामात हैं जहां पर बच्चियों के तालीम का इंतज़ाम है। गवर्नमेंट के जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है, एक गोलकोंडा में मेरे MP लैट फंड से, दूसरा हुसैन इलम में, तीसरा फलकनुमा में, एक चौथा अंडर कंस्ट्रक्शन है चंचलगौड़ा जूनियर कॉलेज जो आ रहा है। तो अगर ये सब नहीं दिखता है लोगों को, तो इसका तो इलाज नहीं है मेरे पास। अगर इनको नज़र नहीं आ रहा था तो हम तो कहते हैं कि भाई RT एप्लीकेशन डाल दीजिए ना, सब डिपार्टमेंट्स का डाल के आप निकलवाइए। चीफ मिनिस्टर को बुलाकर एक लाइन बची हुई थी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की मेट्रो की, उसका फाउंडेशन स्टोन हमने दिलवा दिया।
सिर्फ लैंड एक्विजिशन के लिए 2000 करोड़ लगेंगे। एयरपोर्ट की लाइन आ रही है मेट्रो की नागौल से, हमने रिप्रेजेंटेशन किया, रेवंत रेड्डी ने एक्सेप्ट किया, मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पार्लियामेंट में 3 स्टेशंस बनेंगे, एक ओएसी हॉस्पिटल के पास, एक कंचन बाग, एक चंद्रायन गुट्टा, वहाँ से एयरपोर्ट जाएगी लाइन। उनका भी यही कहना है। वो कह रही हैं कि जब हमने अस्पताल वाला सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उस समय यहाँ बीआरएस की सरकार थी और उसने बदनीयती के साथ जी जी उनके अस्पताल पे नहीं कार्रवाई नहीं, ऐसा जब तो वो बीजेपी में नहीं थी, वो तो बीजेपी के है भी नहीं, मेंबर भी नहीं है, तो उनका ये बोलना गलत है। हम खुद जानते हैं 1-2-3 पेशेंट्स को जिनकी मौत भी हुई वहाँ पर। ये प्रतिस्पर्धा का मामला तो नहीं है? आपके भी हॉस्पिटल उनके भी हॉस्पिटल? नहीं नहीं नहीं, हमारा नहीं, हमारा तो बहुत पुराना हॉस्पिटल है ना, 84 से चला रहे हैं हम लोग। और कोविड के दौरान तो एक हमारा जो असरा हॉस्पिटल था जिसको कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बनाया गया था, कम से कम पैसों में आईसीयू में ट्रीटमेंट हो रहा था, बिल्कुल रीजनेबल अमाउंट में। आप अपने पिछले रिस्पॉन्स में बार बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे थे। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स यही पूछ रहे हैं कि अब आप अपने बीआरएस के दोस्तों को भूल गए, केसीआर गए पार से तो रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी के नए बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। देखिए, मेरी अगर सौरभ साहब से दोस्ती है तो आप जिधर दुनिया के जिस कोने में रहे मेरी दोस्ती रहेगी आपसे। मेरे को मतलब नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप किसी से ताल्लुकात रखते हैं या हो जाते हैं तो सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पर रहेगी, बराबर हो। जगन मोहन रेड्डी मेरा दोस्त है, आप पूछ लीजिए जगन मोहन रेड्डी को। तो बीआरएस आज पावर में नहीं है, हमने उनको सपोर्ट किया था, तेलंगाना की आवाम ने अपना फैसला दिया, हम उसका एहतराम करते हैं। अब ये मुख्यमंत्री बने हैं तो मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट करवाना है। चीफ मिनिस्टर ने मुझसे बात की थी, रेवंत रेड्डी ने, मैंने उनको मुबारकबाद दी और मैंने उनको पब्लिकली कहा कि आपको आवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, आप काम करिए, बेफिक्र होकर काम करिए। हम अपना पूरा ताउन पेश करेंगे तेलंगाना के अमन को मजबूत करने के लिए, और आपसे हम पूछेंगे कि आप जो वादे किए थे उसको पूरे क्यों नहीं किए। तो वो बड़ा इत्मीनान का इजहार किए। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये इश्यूज़ हैं, आप ज़रा सॉल्व कर दीजिए। तो बोले भिजाओ आप। तो रोड वाइडनिंग एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरा के नाम से, वहाँ पर मैंने कहा कि रोड वाइडनिंग शुरू करना है, शुरू करने के लिए 120 करोड़ चाहिए, वो तो होगा 700-800 करोड़ के करीब। तो बोले ठीक है। 2 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन करके मुझे गवर्नमेंट ऑर्डर भिजाया कि 200 करोड़ रुपये मैंने सेंक्शन किए हैं, आप इन 3 मुकामात पर शेख फैज़ कमान और बड़ा बाज़ार से मदरसा रहमानिया, तालाब कट्टा और नागा बोली का आप काम शुरू कराइए। अब वो नोटिस जा रहे हैं, लैंड एक्विजिशन हो रहा है वहाँ पर। यही सब लोग बोल रहे हैं कि एक किरण कुमार रेड्डी को छोड़ दें तो सारे मुख्यमंत्री ओवैसी जी पे मेहरबान रहते हैं। किरण कुमार रेड्डी के साथ क्या खटका हो गया था? नहीं, किरण कुमार रेड्डी तो बेचारे वो तो कांग्रेस को ही डुबा दिए आंध्र प्रदेश में, उस वक्त उसी को डुबा दिए। और देखिए, बोलते ना पोएटिक जस्टिस ये थी कि किरण कुमार रेड्डी ने जब नई पार्टी बनाई तो उनका इंतखाबी निशान चप्पल था। इंतखाबी निशान मतलब चुनाव सिंबल? हाँ, सिंबल था। तो वो तो खैर वो बेचारे वो कांग्रेस को ही डुबा दिए। वो अब बीजेपी में है, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, हारेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर भी लोकसभा का। मिथुन रेड्डी जीतेगा वहाँ पे बड़ी अक्सरियत के साथ। आपके एक और जोड़ीदार सांसद हैं औरंगाबाद से, हाँ, उनकी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? नहीं, मैं मुतमईन हूँ, इंशाअल्लाह ताला दूसरी मर्तबा दोबारा इम्तियाज़ जलील वहाँ से औरंगाबाद के सांसद बनेंगे। पर लोग तो कह रहे हैं कि पिछली बार 3 कॉर्नर फाइट थी इसलिए 4-5 हज़ार से निकल गए, इस बार मुश्किल है। नहीं, 5 साल में इम्तियाज़ जलील ने बहुत काम किया। जो 21 साल में खैरे ने काम नहीं किया, इम्तियाज़ जलील ने काम किया। 200 करोड़ का नया अस्पताल बन रहा है। वो खुद कोर्ट को गए थे, वहाँ पर पानी, पीने के पानी का इतना बड़ा मसला था, पीने के पानी का लाइन का काम शुरू हो चुका है। औरंगाबाद एयरपोर्ट इसका पर श्रेय वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट ले रही है? ना, वो एमपी ने बहुत मेहनत की। फिर वहाँ पर एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स कम आती थी, इम्तियाज़ जलील ने फ़्लाइट ज़्यादा करवाए,
क्योंकि टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है वहाँ पर। एलोरा जनता करीब है वहाँ से, खुलदाबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद ख़ुद एक तारीख़ी शहर है। फिर इम्तियाज़ जलील ने 5 साल में जॉब फेयर करवाए जिसमें 15,000 के करीब युवाओं को, नौजवानों को रोज़गार मिला है। तो और फिर पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज़ जलील ने मराठा रिजर्वेशन के लिए डिमांड किए, बल्कि मराठा लीडर जरंगे पटेल साहब का जिक्र किया, धंगरों की बात की, उनके एसटी स्टेटस के लिए, मुसलमानों के महाराष्ट्र में जो महमूद अरमान कमेटी के रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन की बात की, औरंगाबाद को पुरअमन रखा। एक वक्त माहौल ऐसा हो गया था कि मंदिर के पास जाकर इम्तियाज़ जलील बैठ गए, रोके, लोगों को समझाए। तो मैं समझता हूँ ये सब काम, और वहाँ पर एक आदर्श स्कैम हुआ है 300 करोड़ का। कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे दोनों शिवसेना हो, दोनों राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, उनका हाथ पकड़ने तैयार नहीं थी। इम्तियाज़ उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको यकीन है उस आदर्श स्कैम के विक्टिम्स को कि भाई ये आदमी अगर रहेगा तो हमको इंसाफ दिलाएगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। आप हाथ पकड़ने का जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए अलायंस है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सदारत में इंडिया अलायंस है। उन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, कोई किसी भी तरह का कोई संदेश आया, कभी कोई बात हुई? इम्तियाज़ जलील ने 3 मरतबा पब्लिकली इस बात को कहा कि इंडिया अलायंस में अगर आप लेना चाह रहे हैं तो बातचीत करिए हमसे। तो उधर से कोई पैगाम नहीं आया। अब कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि बीआरएस और कांग्रेस एमआईएम को हैदराबाद पर लीज पर दे दिया। जी। आज प्रियंका गांधी कहती है कि एमआईएम की बीजेपी की बी टीम है। एक बीजेपी के इंडिपेंडेंट एमपी बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हैदराबाद में, हमको 15 सेकंड दे दो, हम ओवैसी को सिखा देंगे। नवनीत राणा, हाँ, वो कह रहे हैं। फिर एक बीजेपी कैंडिडेट है जो तीर चला रही हैं, इमेजिनरी तीर मंदिर के ऊपर। देश के वज़ीर आज़म हैं, वो कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, हम बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और हम हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर हमको दिया जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि 40 साल से रज़ाकार जीत रहे हैं। तो मैं तो ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि आपके ज़रिए से कि हैदराबाद में अमित शाह बल्कि मोदी को और प्रियंका गांधी को बिठाकर हैदराबाद की ईरानी चाय पिलाकर, कराची बेकरी का फ्रूट बिस्किट खिलाकर और नीलोफर का बन मस्का रखकर इनको देकर भाई आप लोग तस्वीर कर लीजिए कि हम क्या हैं। या तो आप सर्टिफिकेट बांटने की एक नोटरी की दुकान चला रहे हैं कि आपके पास चला जाए तो नेशनलिस्ट, इनके पास चला जाए तो सेकुलर। ना मुझे इनकी दुकान की ज़रूरत है, ना इनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो अब ये सिलसिला चल रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर 130 करोड़ जनता के हैं, वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तरफ एक मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है, उनकी एक मोहतरमा इस तरह की बात कर रही हैं। तो ठीक है, 13 मई को आवाम जवाब देगी। कभी आपकी मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी जी से या राहुल गांधी जी से? नहीं, मेरी इस प्रियंका वाड्रा से मेरी मुलाकात नहीं हुई। और आप जिस शख्सियत का भी नाम लिए हैं, हमने उनको पार्लियामेंट में देख रहे हैं। आप राहुल गांधी का नाम भी नहीं लेते हैं? नहीं, आप शख्सियत कह रहा हूँ। शख्सियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ है। आप एथलीट और पॉलिटिशियन तो सफल हैं, लेकिन चेहरे पे सरकाज़म को छिपा नहीं पाते हैं। नहीं सर, क्यों चेहरे पे छुपाएं? दिल की बात जुबान पे हमेशा रहती है। हमारा दिल और दिमाग एक ही होता है जी। तो हम शख्सियत 20 साल से उस शख्सियत को देख रहे हैं, पार्लियामेंट में देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। एक आपका टर्म हम लोगों को जब आपने बोला था बहुत ध्यान में आया, आरएसएस का छोटा रिचार्ज। अरविंद केजरीवाल से भी बहुत नाराज़ हैं आप? हाँ बिल्कुल, वो तो आरएसएस के नक्शे क़दम पे चलते हैं। उनके जो प्रोग्राम्स हैं, उनके जो स्कीम्स हैं, वो तो बिल्कुल आरएसएस के लाइन पे चलते हैं। कैसे? अब आप करते हैं, बोले वो मंगलवार को हनुमान चालीसा में पढ़ूंगा। फिर आप कहते हैं स्कूल में एक रिलीजियस किताब को पढ़ाया जाएगा। आपकी गवर्नमेंट के स्कूल्स में आप कह रहे हैं।
गवर्नमेंट का स्कूल में तो गवर्नमेंट का तो कोई मज़हब नहीं होता, तो फिर आप आइडियोलॉजी पे कैसा हराएंगे नरेंद्र मोदी को, कैसे हराएंगे आप? तो ये सब चीज़ें हैं। बिहार तेजस्वी यादव, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हम उनसे इतना ही कह रहे हैं कि हमारे 4 MLAs को आपने तोड़ा, खरीदा उनको। खरीदा? खरीदा। कितने में खरीदा? जितने में उनकी कीमत थी, वो बिकने तैयार थे, तो उन्होंने ख़रीदा उनको। और पोलिंग के दिन किशनगंज के लालू प्रसाद यादव ने वीडियो जारी किया। आप देखिए, पोलिंग तो 48 घंटे पहले कैंपेनिंग ख़त्म हो जाती, मगर लालू यादव ने पोलिंग के दिन वीडियो जारी करके कहा कि ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट को वोट मत दो, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दो। तो अब इतने क़र्ज़े बाकी हैं हमारे ऊपर, हम उन क़र्ज़ों को इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। काफ़ी पर्सनल हो गया है मामला आपके। नहीं, और भाई पर्सनल का सवाल नहीं है ना। हम अपना क़र्ज़ा बाकी नहीं रखते, हमें गयूर आदमी है, हम किसी का, आपका भी क़र्ज़, किसी का क़र्ज़ा नहीं रखते, हम क़र्ज़ा अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हो रहेगा चुनाव, जाएंगे हम क़र्ज़ा अदा करेंगे अपना। लोगों ने कहा सिक्का तो ओवैसी का खोटा निकला, उनको क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आपकी टिकट पे जीते 4, टोटल 5, एक टिके 4 चले गए, तो कोई जा रहा होगा विधायक तो दूसरी पार्टी तो लेने को तैयार बैठी होगी। ठीक है, तो आपने ऐसे लोगों पे क्यों दांव लगाया? ऐसे लोग ऐसे लोग थे कि एक यहीं पर इसी जगह पर जब इंटरव्यू कर रहे हैं, यहाँ पर आकर बैठकर रोए थे। कौन? नाम नहीं लेंगे, हम थोड़ा इनकी इज्जत रख लेंगे। क्या है कि मेरा परिवार मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी पार्टी मुझे रोड पे ला ली, कुछ करिए। हम बोले ठीक है, आप हमारे घर को आए, हमने उनको बोला लड़िए। उनके लिए हमने कैंपेन किया। तो जिस जगह पर हमारा हेलीकॉप्टर उतरा, दोबारा उड़ नहीं सका हेलीकॉप्टर, हज़ारों की भीड़ जमा हो गई। कैप्टन बोला कि मेरा हेलीकॉप्टर टूट जाएगा। फिर हम 5 घंटे गाड़ी में गए वापस किशनगंज को। बहुत से इस तरह की बातें हैं। उन्होंने हमको धोखा नहीं दिया, उन्होंने सीमांचल के उस गरीब आवाम को धोखा दिया जो भारत का सबसे बैकवर्ड एरिया है। और हमने अपनी लड़ाई का आगाज़ किया था सीमांचल के इंसाफ के नाम पर, वो आज भी जारी है, कल भी रहेगा। तो खैर ठीक है, अब लालू जी ने वीडियो जारी किया है, तो देखिए आइंदा वहाँ पर हम लोग लड़ रहे हैं मधुबनी। लालू जी ने वीडियो जारी किया, आपने पाटलिपुत्र से कैंडिडेट जारी कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे। मधुबनी जाएंगे फातिमी के खिलाफ, पाटलिपुत्र जाएंगे, और 2-3 जगह पर हमने कैंडिडेट खड़ा किया, वहाँ भी जाएंगे। जहाँ जहाँ लालू परिवार है या इंडिया अलायंस के मुस्लिम उम्मीदवार, बीजेपी भी है ना वहाँ पर, बीजेपी नहीं है वहाँ पर। अच्छा, हैदराबाद में मेरे खिलाफ कैंडिडेट कौन है? अगर ये उसूल बना दिया जाए जो मुझ पर आयत करने की कोशिश करते हैं जी, तो इम्तियाज के खिलाफ क्यों कैंडिडेट दे रहे आप? मेरे खिलाफ क्यों कैंडिडेट दे रहे आप? ये कैसा उसूल है कि भाई क्या आप मेरे से बड़े हैं, मैं कमतर हूं, कि आपके खिलाफ कोई कैंडिडेट ना हो और मैं लेट जाऊं आपके सामने और आप मुझे कुचल कर अपना इख्तिदार का महल बना लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। वो गए वो दिन। पर आप कैसे तय करते हैं? यहाँ लोग कहते हैं बड़े सिलेक्टिव हैं, मन किया बोल दिया हम तमिलनाडु में AIADMK के साथ हैं, कहीं पर कैंडिडेट दिया कहीं नहीं दिया। रायबरेली में कैंडिडेट देंगे आप राहुल गांधी के खिलाफ? हम उत्तर प्रदेश में PDM के साथ हैं जी, और पल्लवी पटेल हमारी बहन है, वो तय करेगी, हम जाएंगे बराबर। PDM कैंडिडेट खड़ा करेगा, मुझे क्या मालूम, जहां जहां कैंडिडेट खड़ा करेंगे 13 को मेरी पोलिंग। आपको नहीं मालूम? आप इतने नहीं, हमने उनसे कहा कि आप तय करिए। हमने कहा हमारी पार्टी को कोई सीट नहीं चाहिए, आप अपना कैंडिडेट तय करिए। और ये जो PDM हमने बनाया है वो विधानसभा के चुनाव तक भी रहेगा, जिला परिषद चुनाव भी साथ रहेंगे, वो तय करेंगे, हम जाएंगे बराबर। क्यों नहीं जाएंगे? आजमगढ़ भी जाएंगे। अरे भाई कैंडिडेट खड़ा तो करने दीजिए। पिछली बार आपके कैंडिडेट ने नहीं, गुड्डू जमाली साहब वो अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, विधायक भी बन गए हैं, MLC उनको दे दिया गया है जी।
तो हमारी नेक तमन्ना है गुड्डू जमाली साहब के साथ हैं, अच्छे आदमी हैं वो। कुछ बातचीत हुई आपसे पार्टी छोड़ने से पहले? पार्टी छोड़ने के बाद बातचीत हुई थी, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, हम उनको फ़ोन करके पुरसा दिए गुड्डू भाई को, और पुरसा दिए, उनको कंडोलेंस दिए थे हम फ़ोन करके। मेरा सवाल था पार्टी छोड़ने को लेकर कोई बात हुई? नहीं, पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने शौकत को कहा था कि मैं बीएसपी जा रहा हूँ और मुझे बीएसपी टिकट दे रही है चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने हमारे जब अध्यक्ष हैं उनको कहा था, मुझसे नहीं कहा था, उनसे बातचीत हुई थी। फिर जब हमको पता चला हालिया दिनों में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो हम फ़ोन करके उनको पुरसा दिए। मतलब ये ऑप्शन अगर पल्लवी पटेल तय करेंगी तो कन्नौज में अखिलेश यादव, रायबरेली में राहुल गांधी या वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ? हाँ, क्यों नहीं, जमहूरियत है, जमहूरियत की खूबसूरती यही है ना। जब एक बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ओवैसी को कांग्रेस, बीआरएस, हैदराबाद लीज पर दे दिए हैं, और फिर प्रियंका गांधी बोल रही है कि हम बी टीम है, तो ठीक है ना भाई, कोई खुश नहीं है हमसे, तो बेहतर बात है। दोनों मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। और बेहतर बात, अच्छी बात यह है सर कि हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाए गए पूरे देश में, यही बने, और एक बॉन्ड हमको नहीं मिलता, और सब मिल के हमको जेम्स बॉन्ड बना दिए। ये बात आप थोड़ी तकलीफ के साथ कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं तकलीफ के मिले? साथ। मैंने 2-3 कंपनियों को फ़ोन किया, मतलब आपके ऑफिस पर आ जाऊंगा मैं एक प्ले कार्ड लेके कि बताओ मैंने क्या गुनाह किया था, तुमने सबको दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो मालूम हुआ कि जो बिकने तैयार थे तो खरीदार उनको खरीद लिया। ठीक है, आप बार बार प्रधानमंत्री के भाषणों में जिक्र कर रहे हैं। 5 साल बाद हम लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। इस 5 साल में जब महिला आरक्षण को लेकर बिल आया तो आपने और इम्तियाज़, जो आपकी पार्टी के औरंगाबाद से सांसद हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। क्या वजह थी इसकी? हमने ये कहा कि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए होना चाहिए। हमने डेटा दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो, शायद 20 या 22 मुस्लिम महिला जीत कर रहे अब तक 18 लोकसभा, 16-17 लोकसभा के इलेक्शन में, और ओबीसी महिला शायद 100 के करीब, मैं जीतना था उनको 500 के करीब। तो हमने कहा कि भाई जब देश की इतनी बड़ी आबादी ओबीसी की है, आप उनके लिए क्यों नहीं प्रोविज़न करते, और मुस्लिम महिला का प्रोविज़न करिए। तो पर से हम उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे थे, हमने अमेंडमेंट्स दिया यही कहकर कि ओबीसी महिलाओं को भी और मुस्लिम महिलाओं को भी उसमें कोटा मिले। भारत में तो धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान? गलत कह रहे हैं। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है, पढ़ लीजिए आप, बताइए। जिसमें कानून के जानकार हैं, जिसमें यह कहा गया कि जो हिंदू है, जो सिख है, जो बौद्ध है, वही दलित होगा। वो धर्म के आधार पर है वो। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये क्या बात है? बौद्ध इसमें बाद में जोड़े गए। हाँ, वीपी सिंह के ज़माने में जी, सही कह रहे हैं आप। तो वो तो धर्म के आधार पर है। धर्म के आधार पर नहीं, ये कहा गया कि इनमें जो कन्वर्ट हैं ना, दलित कैटेगरी में, उनको दलित होने के चलते आरक्षण मिलता है, नहीं। हिंदू या बौद्ध या जैन होने के चलते नहीं। भाई दलित तो मुसलमान में भी है, दलित तो ईसाई में भी है। इसको लेके आंदोलन है ये AIMIM का, नहीं, लाल बेगी समेत कई कितने समुदाय हैं। कई पार्लियामेंट में मेरी स्पीचेस हैं इसके ऊपर। खुद सच्चर कमेटी ने कहा, बल्कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश की थी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को, कि इनको मिलना चाहिए। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से बरसों से पेंडिंग है। सुनवाई हुई थी उसकी थोड़ी चंद महीना पहले, फिर रुक गई। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, धर्म के आधार पर जो आप कह रहे हैं, तो उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो दलित हैं इसलिए उनको आरक्षण मिल रहा है। ना भाई, दलित, आपकी मांग ये है कि जो मुस्लिम समुदाय में दलित व्यक्ति हैं वो भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिसको पसमानदा बोलते हैं मोदी जी, वो दलित ही है ना। वो दलित हैं कि ओबीसी हैं? नहीं, दलित है वो, एक्चुअल फैक्ट में दलित है वो लोग, उनको मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए उनको। आपकी AIMIM की लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में कितनी नुमाइंदगी है दलित मुस्लिमों की? बहुत है।
नाम बताइए। भैया यहाँ विधायक हैं छह। नहीं, यहाँ हमारे पास जो BCE जो मिलता है रिजर्वेशन, वो तो पसमानदा मुसलमान को ही मिलता है ना, ओबीसी को। तो तकरीबन उसी में बहुत से लोग हैं। अब उसमें जो अपर कास्ट है उनको नहीं मिलता रिजर्वेशन जी। जो सैयद हैं, जो शिया हैं, नहीं मिलता उनको। अरब हैं, दूसरे हैं, बहुत हैं, बिल्कुल है। नाम नहीं ले रहे हैं आप किसी का? नाम कितने के नाम लूँ आपको? कॉरपोरेटर्स में एक नहीं, मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है। एमएलए में आपके माजिद हुसैन। तो आपके हिसाब से लगता है कि ये दलित मुस्लिम है और इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? ये BCE में आते हैं। माजिद हुसैन है, आपके कौसर मोहिउद्दीन है, ये सब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि 3 पीढ़ियों से आप लोग AIMIM की सदारत कर रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि किसी पिछड़े मुस्लिम परिवार का कोई नौजवान लड़का या लड़की AIMIM की सदारत का ख्वाब पाले? क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कौन रोक सकता है? मैं क्या यहाँ पर 200 साल जिंदा रहने वाला हूँ? जहाँ कभी ना आपके बगल में आपके बेटे नजर आने लगे हैं। अरे भाई, स्कूल छुट्टियां हैं तो बच्चा साथ नहीं आएगा? नहीं, वो आपका कॉल है। हाँ, वो बिल्कुल साथ आता है। कोई वालिद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आ रहा है, छुट्टियां हैं उसके, स्कूल बंद था, छुट्टियां हो गई, चलो क्या है उसमें। आप घर में बैठेंगे तो बजाय वो गैजेट से दूर रखने के बजाय चले कुछ देखें, सीख सकते हैं। और महिलाओं की कितनी नुमाइंदगी है लीडरशिप में? महिलाओं में हमारे पास कॉरपोरेटर्स हैं, और करने की ज़रूरत है। क्या कर रहे हैं इसके लिए आप? इसके लिए प्रमोट कर रहे हैं, उन लोगों को तैयार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हैदराबाद हो, बहुत काम हो रहा है उसमें। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। आप देखेंगे इलेक्शन में इतना हमारे जो वुमेन वोटर्स के पास जो जाकर काम भी हो रहा है, वो यही हमारे पार्टी के महिला मेंबर्स कर रहे हैं। आप विमेन वोटर्स की बात कर रहे हैं। माधवी लता जी ने कहा कि आपने लाखों की संख्या में बोगस फर्जी वोटर्स बनवा रखे हैं, एक ही नंबर पे कई विधानसभाओं रजिस्टर हैं। जब मैंने उनसे पूछा चुनाव आयोग का, तो उन्होंने कहा कि जो राज्य का चुनाव आयोग है और राज्य का प्रशासन है वो आपके इशारों पर, आपके दबाव में काम करता है। ऐसा है ना कि अगर कोई जहालत की बात करता है तो जहालत का इलाज मेरे पास नहीं है। जहालत का इलाज मेरे पास नहीं है। हकीकत ये है, मैं आपको प्रोग्राम के बाद वो डॉक्यूमेंट दे दूंगा। अक्टूबर 2023 में कांग्रेस के एक लीडर हैं जो 4 मरतबा एमआईएम के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़के हारे। अक्टूबर में उन्होंने एक कागज़ तैयार किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 5.5 लाख नाम बोगस हैं। ECI को दे दिया। ECI ने पूरा इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी कराने के बाद कहा गया कि उसमें से 8 या 10 हज़ार के करीब कुछ नाम निकले जो लोगों की मौत हो गई। उनके उस सब जो एलिगेशन में सब्सटेंस नहीं था। एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में है, वो रेड्डी साहब, वो भी ऐसी दिए। बल्कि ये कांग्रेस का नेता तो कोर्ट को चला गया था, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ECI ने इंक्वायरी करा, उसमें सब्सटेंस नहीं निकला। वही लेटर को लेकर कांग्रेस के नेता ने, जो नामपल्ली से लड़कर 4 मरतबा हारा, उन्होंने इनको दे दिया। ये जाकर ECI को दे देती हैं। ECI लेटर में लिखता है कि द एलिगेशंस दैट वर मेड बाय दिस कांग्रेस लीडर are the same as the same allegation being made by this BJP leader. After due inquiry उसमें बताया गया कि हाँ भाई, इतने ही लोग इंक्वायरी हमने की थी, इतने लोगों की मौत हो गई। अब जो वोटर लिस्ट है उसमें तो 11,000 नाम लोगों के बढ़ के हैं। एक बात समझने की ज़रूरत है इस तरह के लोगों को कि जनवरी, दिसंबर और नवंबर में इलेक्शन कमीशन कहता है कि जो जनवरी में 18 साल का हो रहा है नाम इंक्लूड कराइए, जिनके नाम नहीं है इंक्लूड कराइए, जिनके घर शिफ्ट हो गया है वो सही जगह पर करवाइए। अब फॉर्म 6 डालना पड़ता है, वोटर लिस्ट नहीं आती है, फिर इलेक्शन कमीशन बोलता है देखिए वोटर लिस्ट आई है, ऑब्जेक्शन है तो देख लीजिए। वो पीरियड निकल जाता है। फरवरी एंड में या उसमें वोटर लिस्ट आती है। आप अचानक जाकर बोलते हैं कि भाई ये गलत है, ये 5.5 लाख नाम गलत है। इंक्लूजन ऑफ नेम्स जब होता है वोटर लिस्ट में, तो आप बल्क में इंक्लूड नहीं कर सकते फॉर्म 6, इंडिविजुअल देना पड़ता।
कंप्लेन कैसा बल्क में देते हैं भाई ये लोग। इलेक्शन कमीशन उसके बावजूद भी उनके कंप्लेन को सुना, इंक्वायरी करे, कुछ नहीं निकला। अब ईसीआई को मैं रन करता हूं क्या? कहां कहां ले जाकर हमको, कितने सेहरे हमारे सर पर बांध देंगे आप लोग? कुछ तो बाकी रखिए। हर चीज अब तो ईसीआई भी हम है गए। अरे ईसीआई बनाता है वोटर लिस्ट। आप किसी पार्टी में हैदराबाद में कोई जाकर पूछता नहीं है, हम जाकर चेक करते हैं लोगों को। फॉर्म्स हमारे पार्टी के मेंबर्स जाकर नए जो यंग वोटर्स है, फर्स्ट है, उनका नाम लेकर इंक्लूड कराते हैं। शिफ्टिंग का है तो हम उस पर बराबर शिफ्टिंग का लिख के देते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए शिफ्टिंग हुआ है, इनको इस एड्रेस पर रखिए। फिर इंक्वायरी होती है, वो आकर चेक करते हैं। अब एक जगह पर बोल दिया गया कि भाई किसी एक जगह पर 60 नाम है एक घर में। कैसे 60 नाम होंगे? हमको फोन आया, हम बोले जाइए उस जगह पर, आपको नाम मिलेंगे। गए, ईसीआई की टीम माने जो गए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस टीम गए, वहां पर 60 नाम निकले उनको। इन लोगों को समझ में नहीं आता। हैदराबाद में बाड़ा बोलते हैं उसको, बाड़ा यानी 2 कमरे, जैसा बंबई में खोली बोलते हैं ना, 2 कमरे हैं एक बड़े घर में, 2 कमरे किराए से रहते, गरीब रहते हैं वहां पर। इनको मालूम ही नहीं तो झूठ बोलते हैं। अब क्या करेंगे, उसका इलाज तो नहीं है। सच झूठ को लेकर एक और बहस चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही बार बार, मनमोहन सिंह की स्पीच का जिक्र करके। एक स्पीच 2006 की, फिर एक स्पीच का वीडियो सामने आया 2009 का, जिसमें प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का और ख़ास तौर पर गरीब मुस्लिमों का पहला हक है। देखिए, मैं वो स्पीच डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की है। मैं ये प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, आर्टिकल 39A-B-C क्या कहता है? नरेंद्र मोदी जी बताइए देश को। आप बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, आर्टिकल 39A क्या है, क्या कह रहा है वो संविधान में कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशंस वेल्थ। आर्टिकल 39 भूल चुके हैं लोग। 1% इंडिया के पास 40% दौलत, 5% के पास 60% दौलत। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आपको मिलते हैं 7,000 करोड़। पीएम केयर्स फंड कहां जा रहा है किसी को नहीं मालूम। इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे मोदी जी, अमित शाह बता दें कौन से बैंक में है। आर्टिकल 39A-B-C पे क्यों नहीं बात करते? बात करिए ना। आपको सिर्फ नजर आता है 44, 39 भी तो है। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बारे में, नेशंस वेल्थ। इस पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग देखें कि लोग उनका वोट लेके क्या क्या कर रहे हैं, जबकि मैं अपनी योजनाओं में किसी किस्म का भेदभाव नहीं करता। क्या झूठ बोलते हैं? झूठ। माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप है, मुसलमानों की नहीं, माइनॉरिटीज की। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप शुरू करते हैं क्लास 9 से। बीमारी है क्लास 4 में, क्लास 5 में ड्रॉप आउट वहां होता है। आप बोलेंगे कहां से बोल रहे हैं? कुंडू कमेटी की रिपोर्ट 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को दिए प्रोफेसर कुंडू, और उसमें उन्होंने 12 रीजंस आइडेंटिफाई किए मुसलमानों के ड्रॉप आउट के। टॉप है फाइनेंशियल वेयरविथॉल, पैसे नहीं है उनके पास। आप दे रहे हैं क्लास 9 से। पोस्ट मैट्रिक मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप, पैसे का आपने कट कर दिए, देते रिलीज नहीं करते। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया। माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम लड़के एमफिल करते, पीएचडी करते, आपने बंद कर दिया उसको। एमएसडीपी का प्रोग्राम है माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री में, जिसमें माइनॉरिटीज के इलाकों में हॉस्टल खोले जाएंगे, गर्ल्स स्कूल खोले जाएंगे। कितने खोले बताइए? प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग नहीं ली उसकी। एक मुसलमान को टिकट नहीं देते, मगर पसमानदा से मोहब्बत आपको है। घर तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, वो पसमानदा का है। गोश्त के नाम पे मारा जा रहा है, वो पसमानदा का है। हथकड़ियों में एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको असैसिनेशन होता है, वो पसमानदा है। बताइए फिर क्या है?
आप हाईलाइट कर रहे हैं कि वो पसमानदा है हथकड़ियों में, उधर का पक्ष हाईलाइट करता है कि वो गैंगस्टर था, बाहुबली बिल्कुल सही है, गैंगस्टर थे, कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, मगर आपकी कस्टडी में थे ना। वो जो 8-10 पुलिस वाले थे, क्या मच्छर मारने के लिए थे? वो लोग मच्छर मारने के लिए थे या फिर दिखावे के थे, एग्जीबिशन के थे वो? और आते हैं इतना तेजी से मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। यकीनन कोर्ट ने उनको अती क़ीमत सजा दी थी, वो कन्विक्टेड थे, मगर वो पसमानदा नहीं थे क्या? तो बीजेपी ये बोलना चाह रही है कि भाई अगर सजा होगी तो मार देंगे, ये तो नहीं बोल सकते ना आप। रूल बाय गन तो नहीं चला सकते, रूल ऑफ लॉ चलेगा। मुख्तार अंसारी के मामले पे क्या सोचना है? भाई उनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट, मुख्तार अंसारी खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे और जाकर उन्होंने पिटीशन दिया कि शायद जेल में किसी को भी जाकर मुझे मार दिया जाएगा। उनका परिवार कह रहा है, उनका भाई कह रहा है कि उनको परिवार ने तो पहले ये भी पिटीशन दिया था कि उनको पटियाला जेल से शिफ्ट ना किया जाए, और वहां पे भी जांच चल रही है, आम आदमी पार्टी सरकार कर रही है कि जेल में उनको क्या सुख सुविधाएं सहूलियतें। ठीक है, वो अलग बात है, मगर ये पिटीशन तो उन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट के, मुझे मरवा दिया जाएगा। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई जी कि कोई अगर इंटेंसिव केयर यूनिट में कोई पेशेंट होता है तो ये तो मजाक है ना, क्योंकि इंटेंसिव केयर यूनिट में कोई पेशेंट है तो आप उसको चंद घंटों में रखकर निकाल कर जेल को भिजा देंगे। अरे भाई, अगर फिर समझ भी नहीं आया, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मगर जितने मैं देखता हूं पेशेंट्स को, तो कम से कम आईसीयू में कोई मिनिमम रहता है भाई 48 घंटे। एक आईसीयू के पेशेंट को आप चंद घंटों में जेल भिजा देते हैं, ये समझ में नहीं आया। और उनके परिवार का डिमांड था कि भाई इंडिपेंडेंट एफएसएल एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाए, और यह है चीज़। वहां जाएंगे आप उनके भाई का प्रचार करने? नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, वो समाजवादी पार्टी के हैं। अखिलेश यादव से भी झगड़ा है आपका? अरे भाई, झोली भर भर के वोट मिला आपको 2022 में, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए। 2014 आप हार गए, आप बी टीम नहीं है। 2017 आप हार गए, आप बी टीम नहीं है। 2019 आप हार गए, बी टीम नहीं है। 2022 आप हार गए, बी टीम नहीं है। समाजवादी की पार्टी की तारीख में इतना वोट कभी नहीं मिला होगा 2022 में, मुलायम सिंह के प्राइम पीरियड में नहीं मिला होगा, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे हैं। अब बताइए, वो बी टीम नहीं है, 400 सीट लड़ते हैं, वो 400 लड़ते हैं, बीएसपी 400 लड़ती है, कांग्रेस 400 लड़ती है, और सेरा बांध दिया जाता है हमारे सर पे। तो ठीक है, हमको एजाज है हमारे लिए वो। तो दो मुद्दों पे आपकी राय जानना चाहूंगा। पहला, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की क्यों नहीं बात कर रहे? आर्टिकल 39 की 39 की बात करिए ना भाई, दीजिए दौलत देश को, देश के गरीबों को बांटिए। आप नहीं बांटना चाह रहे, आप बांट रहे हर चीज अपने चाहने वालों को। आप चाहने वालों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अंबानी अडानी ने टेम्पो भर के पैसा कांग्रेस को दे दिया, राहुल गांधी चुप्पी साधे, ये उन्होंने इल्जाम लगाया। अरे मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी एजेंसी जांच करवा रही है। मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? जब दोनों मुझे गाली दे रहे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, आपकी ये शिकायत है कि ये हाँ, मेरी शिकायत है, बिल्कुल मेरी शिकायत है। मैं क्या बुरा किया बताइए भाई? सब बुरे हैं तो मैं भी तो बुरा हूं ना, मुझे भी तो कुछ अपनी बुराई का हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा। आई एम श्योर हैदराबाद के तमाम उद्योगपति आपको खुले मन से चंदा देते भाई, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिल रहा है। 6000 करोड़ का लोन प्राइम मिनिस्टर ने दिलवाया, 10 साल में 6000 करोड़ का लोन मिला। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाला जाएगा। आरबीआई का डेटा कहता है कि 5 साल में 1 लाख करोड़ का सोना महिलाओं ने बैंकों में गिरवी रखा कर लिया। गोल्ड लोन की प्रवृत्ति बढ़ी है। क्यों लेती औरत? बोलिए, एक महिला जब गोल्ड पे लोन लेती है तो बड़ा अपने सीने पर पत्थर रखकर लेती है, उसकी माँ का, मजबूरी भी हो सकती है, या बिजनेस एक्सपेंशन का। अरे वही तो हम कह रहे हैं भाई, मजबूरी ये हो सकती है कि एक एक्सीडेंट हो गया, या कोई शादी है, या फिर बच्चे को पढ़ाना है। तो प्रधानमंत्री को इनसे मोहब्बत क्यों नहीं है भाई? जब उनको मंगलसूत्र से इतनी मोहब्बत हो रही है, हिंदू बहनों से गए, भाई ये लोग तो भी है ना, इनसे पूछिए, बताइए, इसके बारे में बात ही नहीं होती।
सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उत्तराखंड में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लिया। आपने पढ़ा उसको? देख लीजिए। जी पढ़ा। उसमें कहते हैं कि मुसलमान शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में करेगा। क्यों करेगा भाई स्पेशल मैरिज एक्ट में मुसलमान शादी? और आप कहते हैं कि अगर ये प्रिस्क्राइब तरीका फॉलो नहीं करेंगे तो एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। भाई मेरी शादी मुसलमानों में निकाह से होती है, तो उसके बाद उसको सरकारी दस्तावेजों में रिकॉर्ड क्यों नहीं आप कर ही नहीं सकते आप। नहीं सर, हर तरह की शादी सरकारी दस्तावेज में रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। अरे भाई तो दूसरे धर्म की उनके धर्म के मुताबिक होगी, वो भी रिकॉर्ड करवाएंगे। नहीं, आप दूसरे धर्म को बोल रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट शादी होगी, नहीं कह रहे हैं आप, सिर्फ मुझसे कह रहे हैं आप। मेरी बेटी की शादी होगी तो उसको मेहर मिलता है, मेहर नहीं है। आप दूसरे धर्मों से कह रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट करो, नहीं कह रहे हैं आप दूसरे धर्म का डिवोर्स का तरीका मुझ पर लागू कर रहे हैं। क्यों लागू कर रहे हैं भाई? आप कौन है मॉरल्स तय करने वाले? आप होते कौन है? वो सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है तो मॉरल्स को तो आप पर वो नहीं है। कानून तो सरकार बनाएगी ना। अरे कानून आप कैसा कानून बना रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई ये समुदाय का डिवोर्स का सिस्टम अच्छा है तो मैं इस पर लागू कर दूंगा। कैसे लागू करूंगे आप? तो आपकी मुखालफत इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के कानून को लेकर भी है। भाई इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो कानून मोदी जी ने बनाया वो तो मुस्लिम महिलाओं के लिए और मुसीबत का बाइस बन गया। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर डाल दिया आपने। कहां बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर पाएगी वो बेचारी? डिजर्शन बढ़ रहा है। तो आप उसमें और सुधार के हिमायती हैं या होना ही नहीं चाहिए? नहीं, पहले तो मुसलमानों को ट्रिपल तलाक नहीं देना चाहिए, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। पर दिया जाता है, कई जगह दिया जाता है ना, तो उसका कैसे रोकेंगे आप? मुसलमानों में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस लगाइए कि अगर कोई मुस्लिम मर्द अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाक के तरीके से डिवोर्स देता है तो उसका जो मेहर का अमाउंट है उसको आप बोलिए कि 100% इजाफा कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट में वायलेशन ऑफ कंडीशन खुद ब खुद ही आपको जेल भी ले जाएगा। आप वो नहीं करते। आप कह रहे हैं कि कोई ट्रिपल तलाक देगा तब भी शादी नहीं टूटेगी, वो जेल भी जाएगा तब पैसे भी जाएगा उसको। और जब तक अगर जेल हो गई 2 साल की तो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया बहन, मेरी बहन, तुम जब जेल से निकलेगा तुम बैंड बाजा लेके बोलो कि बहाओ फूल बरसाओ, मेरा दीवाना निकल कर आया है। तो अच्छा यूनिफॉर्म सिविल कोड का बताइए, दया भागा स्कूल ऑफ थॉट को अपनाया जाएगा या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट को अपनाया जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो भाई टैक्स रिबेट आप सिर्फ हिंदूज को क्यों दे रहे हैं? सबको दीजिए ना। 1800 करोड़ का टैक्स रिबेट दिया गया 3 साल पहले का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। किसको? हिंदू कम्युनिटी को। जो नॉन हिंदू से क्यों नहीं मिल रहा उनको टैक्स रिबेट? ये मैं पॉइंट समझा नहीं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट मिलता है आपको जी, जो मुसलमानों को, ईसाओं को नहीं मिलता है। दीजिए ना हमको भी। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर ये चीजें भी हो जाएंगी। अरे तो आपने नहीं किया वहां पर उत्तराखंड में, कर देते आप। ये नहीं कर रहे आप। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर कोई इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहा है भाई डीएम साहब से इजाजत क्यों लेना पड़ेगा? वो भी लिखा हुआ है उसमें। इजाजत लेनी होगी या सूचित करना? अरे भाई इजाजत सूचित का मतलब क्या है? तो वो तो स्पेशल मैरिज एक्ट में अभी भी मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो नोटिस लगती है। वहां पर ये कहा गया कि इंटर रिलीजियस मैरिज होगी तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, गवर्नमेंट देखेगी। आप ऐसा जाके नहीं कर सकते। अरे तुम होते कौन हो यार? मैं 21 साल की उम्र में कुछ भी कर लूं, वो कानून कहता है। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप आपको बताना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और उसमें आपने क्या कर दिया? और एक बात सुनिए, आपने जो हिंदू कस्टम्स है उसको एक्सेप्शन दे दिया। आपने अपने कस्टम्स को प्रोटेक्ट कर लिया और मेरा कस्टम नहीं है। ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ये तो आप तो हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुझ पर नामनाफिद कर रहे हैं। कभी आप जब संसद में जाते हैं तब होम मिनिस्टर अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके ऑफिस भी वहीं, कभी जाके उनको ये बातें कहते हैं आप? क्यों जाके कहूं भाई? आप इस देश के निर्वाचित सांसद हैं, वो सांसद हैं, वो आपके भी गृह मंत्री हैं, हमारे भी। तो आप ये शिकायतें उनको करते हैं? मैंने सुना कि आपका प्रोग्राम देखते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, आपने ये भी सुन लिया? हम जब बोल रहे हैं सुनाई नहीं देता क्या?
अब फ़ोन है, फ़ोन में नहीं मालूम है नहीं है क्या क्या डाला गया नहीं मालूम, वो भी सुनते हैं। हम तो सुनिए कुछ छुपाने की क्या बात। आपको शक है कि आपके फोन की जासूसी हो रही है? मैं चाहता हूँ मेरा फ़ोन सुने। अच्छा। हाँ, कोई छुपाने का नहीं है। एक ही बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई गलत काम नहीं करता हूँ मैं। सुनिए भाई, ज्ञान मिल जाएगा आपको, मालूम हो जाएगा हम घुसपैठी हैं, कितने वफादार हैं, मालूम हो जाएगा। महिलाओं की आप चिंता कर रहे हैं, एक महिला का जिक्र आता है तो आपकी चिंता नहीं दिखती है। उनका नाम है तस्लीमा नसरीन। यहाँ पे वो अपनी किताब के तेलुगु अनुवाद के लिए आई थी कुछ बरस पहले, उन पे हमला हुआ। तो एक तरफ बहुत डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी हैं, और वहाँ पे वो सारी चीज़ें हवा हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों भाई? क्योंकि सीआरपीसी में, आईपीसी में 153A है। आप किसी भी धर्म को बदनाम करेंगे, बकवास करेंगे, तो वो तो लिखा हुआ है 153 में। 295A क्या है बताइए? उसको क्या करेंगे आप? भूल जाएं उनको। वो कहती हैं कि मैं अपने अनुभव के आधार पर आलोचना करती हूँ, जिस धर्म से हूँ उस धर्म की। आपकी आलोचना बांग्लादेश में जाके करिए आप, आपको कोई रोक रहा नहीं है। भारत ने शरण दी है उनको। भारत में 295A है, 153A है, उसको पढ़ लीजिए। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको है, पर अनलिमिटेड भी नहीं है ना। तो आप कोर्ट जाएंगे कि उनके साथ हाथापाई, उग्र प्रदर्शन, वो केस फेस हुआ था, धमकियां। केस फेस हुआ, सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया वो। तो अब वो तस्लीमा नसरीन हैदराबाद आके कार्यक्रम कर सकती हैं? फिर प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, फिर प्रोटेस्ट होगा। और लॉ एंड ऑर्डर भंग नहीं होगा? नहीं होगा लॉ एंड ऑर्डर। क्यों होगा लॉ एंड ऑर्डर भंग? प्रोटेस्ट होगा, इंशाल्लाह प्रोटेस्ट होगा। अगर मालूम हो आप बता दीजिए कब आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे हम। नहीं आने देंगे, नहीं बोलने देंगे अरे प्रोटेस्ट करेंगे भाई, प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट भी नहीं करना चाहिए, कौन बोल रहा है प्रोटेस्ट ना करें? प्रोटेस्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट करेंगे। लगता है आपको कुछ मालूम है आने वाली है क्या? मुझे बस ये और बता दीजिए। बिल्किस बानो के बारे में कुछ नहीं पूछते आप? अरे आप मुझे नहीं पता आपके किस तरह के तजुर्बे हैं बाकी नहीं, इंटरव्यूअर्स के साथ, नहीं, बिल्किस बानो कि आपको सवाल टॉस करने पड़ रहे हैं। ये लल्लन टॉप है सर, यहाँ पे सारे सवाल होते हैं। नहीं उठिए, मैं बिल्किस बानो पर भी आऊंगा, मैं बाबरी मस्जिद पर भी आऊंगा। यू डोंट हैव टू प्रॉम्प्ट मी। आपके टीवी के तजुर्बे बड़े खराब रहे हैं क्या? नहीं, मैं टीवी के आजकल टीवी जाना बहुत कम कर दिया मैं। अरे आप तो मुझे रोज शाम को बहसों में दिखते हैं टीवी। नहीं, कहाँ कब देखे आप मेरे को बताइए? अक्सर। नहीं, बहुत कम कर दिया मैं, बहुत कम कर दिया। आप सिर्फ अंग्रेजी चैनलों पे जाते हैं? नहीं, जाता हूं मैं, अंग्रेजी हिंदी सब जम, और बहुत कम कर दिया हूं जी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपनी रैलियों में कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट के राम मंदिर पे ताला जड़ देगी। इतना झूठ बोलेंगे भाई प्रधानमंत्री? माफ करना, आपको सवाल मुकम्मल कर नहीं दे रहा हूं मैं। जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया ही जानना चाहता था। 1986 में ताला किसने खोला? मोदी जी, आप और कांग्रेस ने खोला ना। अच्छा, मिले हुए थे तब? हाँ, मिले हुए थे। कैसे मिले हुए थे सुनिए अब आप। वो जज साहब की किताब पढ़िए, मेरे पास होगी, मैं बताऊंगा आपको। 1986 में कंप्यूटर था? नहीं था ना कंप्यूटर। मैं उसमें एक फरीक हूं, एक पार्टी हूं, मुझे नहीं सुना जाता, और मैं दौड़ता हूं कि सौरभ साहब सुन लीजिए मुझे, नहीं सुनते आप। और 10 मिनट की सुनवाई में आपने 26 पेज का ऑर्डर दे दिया। भाई कहां से 26 पेज का ऑर्डर इतना जल्दी टाइप हो गया? अच्छा, जज साहब बाद में अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे ऊपर से हुक्म हुआ कि मैं इस तरह का ऑर्डर दूं। क्या था ऊपर का हुक्म? कि मेरे घर पर मैंने 2 मरतबा एक काले बंदर को बैठते हुए देखा, फिर मैंने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। यह इंसाफ करने का तरीका होगा? शिलान्यास तो बूटा सिंह कर चुके थे इसका। तो मोदी जी, आप और कांग्रेस ने तो ताले खुलवा दिए। और मोदी जी भूल रहे हैं कि बीजेपी का जो पहला पॉलिटिकल अवतार था जनसंघ, नायर साहब कलेक्टर कौन थे? कलेक्टर थे ना जब मूर्तियां रखी गई थी बाबरी मस्जिद में, और उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया, फिर उन्होंने पूजा शुरू कराई। वही नायर साहब को जनसंघ ने वहां का एमपी बना दिया।
मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते हैं? तारीख तो जानना चाहिए, जानते हैं वो। तो वहां से नायर साहब से शुरू हुआ, 86 में ताले आपने ही खुलवा दिए, 92 में आप लोग सामने थे, सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि कुछ नहीं होगा, आपने डिमोलिश कर दिया। आपकी सरकार है मोदी जी, क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट आता है और वो फैसला देते, कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं है। बाद में जज साहब को आपकी सरकार उनको वहां का उत्तर प्रदेश का कुछ लोकायुक्त का चेयरमैन बना देती है और आपकी सरकार अपील नहीं करती उस जजमेंट के बारे में। आप बताइए कैसा होगा फिर ये? आप दोनों ने मिलकर तो किया है सब ये, कांग्रेस और तो आप में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5-0 से सर्वसम्मति आदेश के बाद राम मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, मैं आज भी कह रहा हूं, वो आस्था की बुनियाद पर था। सुप्रीम कोर्ट का वही तो प्रॉब्लम वो शुरू हो गया जिसका डर था हमको। हर कोई कहेगा मेरी आस्था बड़ी है, मेरी आस्था आपकी आस्था से बड़ी है। आप बोलेंगे नहीं, मेरी आस्था तुमसे बड़ी है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात यह भी कही कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। जीबी पंत से दास्तान शुरू होती है सर। जीबी पंत अगर हरकत में करते, सही काम करते, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। जीबी पंत खामोश हो गए, नेहरू ने सिर्फ एक खत लिखा, नायर साहब ने अपना काम किया, एमपी बन गए। खत लिख के ही रह गए। हाँ, नेहरू खत बिल्कुल खत लिखा हुआ है, खत लिखा हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उससे आगे नहीं बढ़े वो भी। उससे आगे नहीं बढ़े। और फिर नायर साहब डीएम थे, एमपी बन गए। तो आप भी भाजपाइयों की तरह कह रहे हैं कि नेहरू जी की गलती थी? नहीं, गलती नहीं थी। नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर थे तो लेटर लिखा, मगर जीबी पंत तो मुख्यमंत्री थे जी। 86 में आपने ये काम कर दिया, तो अब आगे क्या करेंगे आप? 92 में ये हो गया, अब आगे क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित हुई है। अरे अरे, लाहौल उस मस्जिद पर आप नहीं जाएंगे उस मस्जिद अरे में? नमाज पढ़ना गुनाह है उस मस्जिद में, जो बनने जा रही है। बिल्कुल गुनाह है, पूरे उलमाओं की बात है। आप जिस ये जो हजारों लाखों क्या मुस्लिम चंदा दे रहे हैं या बनवा अरे रहे हैं। अरे आप बना ले ताजमहल, मैं तो मुड़ कर ना देखूं उस मस्जिद तरफ। वो तो मेरी नजर में मस्जिद ज़रारा है। वो ज़रारा ये क्या होता है? वो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में किसी पूछ लीजिए, बताएंगे आपको, लंबा बहस हो जाएगी फिर। अरे नहीं, आपने शब्द इस्तेमाल किया मेरे दर्शकों की छोड़ सहूलियत के लिए। बहुत बहुत लंबी बात जाएगी। मस्जिद ज़रारा है वो। अरे अगर मुझे ज़रारा मतलब गैर कानूनी? नहीं, वो नाम है एक तारीख के प्रॉफिट के ज़माने का। अब आप बताइए, मेरी लड़ाई मस्जिद की ज़मीन के लिए थी या वो मस्जिद के लिए थी? अगर मुझे 5 एकड़ चाहिए था तो भाई, अगर मैं निकल जाऊं हिंदुस्तान में भीख मांगने के लिए तो मुझे दे देंगे लोग। पर उस मस्जिद पे भी तो लंबे समय से एक सिविल डिस्प्यूट चल रहा था अंग्रेजों के अरे ज़माने वो से। छोड़िए, वो मस्जिद को बोलना गलत है। कोई जाके नमाज ना पढ़े उसमें? भाई लड़ाई किसके लिए You थी? are largely very calm and cool-headed while presenting your arguments, but you're losing your temper while talking about this. नहीं, ये तो सच्चाई बयान कर रहा हूं। उस मस्जिद बोलेंगे आप उसको? ये तो इस्लाम को मानने वाले भारत के मुस्लिम अरे समाज के लोग छोड़िए, तय करेंगे। उनको क्या मालूम, चेपीदी का शेरवा है वो लोग। चेपीदी क्या होता है? माने जो भी है, वो कहावत है हैदराबाद की एक। अरे माने छोड़िए लोगों की, इनकी अहमियत नहीं है भाई। उनकी क्या अहमियत है वो लोगों की? वो वैसे ये कह रहे हैं कि जो भी उनकी मुखालफत करे और अलग अलग नहीं, मुखालिफत नहीं, सेट को रिप्रेजेंट करे, सुनिए, उनसे नहीं, ये एग्री ना करे तो वो गलत है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं। इस मस्जिद के मामले में कह रहा हूं, मेरे कई मुखालिफ हैं। इस मस्जिद के मामले में कह रहा हूं मैं। कैसा करेंगे आप? मस्जिद तोड़ देंगे, दूसरी जमीन ले लेंगे? क्या बात है यार? कई हमें लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जब हम असदुद्दीन ओवैसी को इस तरह से आवेश में देखते हैं तो हमको बड़ा सुख मिलता है कि कुछ तो ठीक कर रही है सरकार। आप तक ये इस तरह के रिएक्शंस पहुंचते हैं सोशल मीडिया के? क्या है भाई, मेरी गाड़ी पे गोलियां चलवा दिए। किसने गोली चलवा दी? अरे यूपी इलेक्शन चुनाव में टोल गेट पर किसने चलवा दी? अब भाई जो भी थे, आतंकवादी थे, रेडिकलाइज यूथ थे, हैं, उनको बेल हो गई। फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बेल उनकी कैंसिल करवाए, अब फिर उनकी बेल हो गई। ठीक है, हाईकोर्ट का फैसला है। मस्जिद का कैसे, क्या आप ये बोल रहे हैं वो 5 एकड़ जमीन ले लो? क्या, क्यों लेंगे? जमीन लेने के लिए झगड़ा नहीं किए थे ना हम लोग, कोर्ट को उसलिए तो नहीं गए थे।
बिल्किस बानो केस, वहाँ पे भी कोर्ट से फिर फाइनली फटकार लगती है, आपको लगता है अब न्याय हो गया है? इंशाल्लाह अल्लाह करे कि क्लोजर हो जाए। अब नहीं मालूम फिर गुजरात में कुछ चुनाव आ जाए तो बीजेपी क्या कर दे। चुनाव के ज़माने में छोड़ा गया ना उन लोगों को। मगर मैं सलाम करता हूँ उस लड़की की, उसके हस्बैंड की, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है। वाह। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वतन छोड़ के नहीं गई अपना। इतनी मोहब्बत है भारत से उस लड़की को, उसके हस्बैंड को। मैं सलाम करता हूँ उसको कि इतना गुजरने के बाद इतनी तकालीफ, माने क्या मुसीबत में डटे रही, लड़ते रही, और उसको अटूट यकीन था कि न्याय मिलेगा कोर्ट से। अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिला है। सुप्रीम कोर्ट में आपकी आस्था बरकरार है? यकीनन बरकरार थी है, रहेगी। जहाँ पर हम डिसएग्री करेंगे तो डिसएग्री करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि डिसएग्री का मतलब ये नहीं है कि हमको भरोसा नहीं है। डिसएग्री करने का राइट है, इज्जत के साथ डिसएग्री करेंगे। एक आखिरी सवाल, लोग ये तय नहीं कर पाते हैं आप लोगों के पॉलिटिकल रुझान को देख के कि ये कब किस पलड़े में जाएंगे। लोग कहते हैं कि वैसी साहब बैरिस्टरी पढ़े हैं, नया तर्क गढ़ लेंगे, मन करेगा प्रकाश अंबेडकर को सपोर्ट कर देंगे, मन करेगा जो बीजेपी के सहयोगी रहे AIADM के उनके साथ चले जाएंगे। तो कोई एक फिक्स है कि हम इनके साथ जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे, या जहां आपको लगेगा कि पॉलिटिकल राइज का मौका, जैसे काशीराम जी कहा करते थे बसपा के लिए कि हमको गुरकिल्ली मास्टर की हासिल करनी है पावर की, और उसके लिए हमें जितने गठजोड़ करने होंगे हम करेंगे। आपका भी बिल्कुल यही है क्या? उद्धव ठाकरे सेकुलर बना दिया आप लोगों ने, माने कांग्रेस पार्टी ने, शरद पवार साहब ने, जिनके वालिद का जिक्र श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट में आया था कि जनरल की तरह वो लीड कर रहे थे। आपने सेकुलर बना दिया उनको। CAA कानून में उद्धव ठाकरे ने सपोर्ट कर दिया मोदी को। आपके नए दूल्हे बने हुए सेकुलरिज्म के। वो ट्रिपल तलाक में सपोर्ट कर दिया मोदी को। वो नए आपके हीरो हैं सेकुलरिज्म के। मुख्यमंत्री रहकर महाराष्ट्र की विधानसभा में कहा कि हमको फख्र है शिवसेना के शिव सैनिक ने मस्जिद को तोड़ा। आप सत्ता में उनके साथ, बताइए आप। बिहार में आपने नीतीश कुमार से अलायंस किया, उन्होंने तोड़ा, आपने बिहार को बीजेपी के हवाले किया। आप जिम्मेदार नहीं है, माने ये पार्टी। फिर अलायंस किया, फिर उन्होंने हवाले कर दिया बीजेपी को, वो जिम्मेदार नहीं है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वॉइस वोट से कांग्रेस ने सपोर्ट किया वहां पर। अब बताइए आप। सब माने पूरे पैमाने वफा के हमसे ही पूछे जाएंगे। कठेरे में हमको ही लाया जाएगा कि तुम ये कि AIADM के, हाँ AIADM के ने लिख कर दिया हमको कि दोबारा बीजेपी से नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने CAA में गलती की, CAA का हम खिलाफ करेंगे। अलायंस किया हमने। आप देखना दोबारा पावर में आएगा वो वहां पर तमिलनाडु में इंशाल्लाह। कौन? जो अभी AIADM के लीडर हैं, एक्स CM, वो पावर में आएगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे। और आपको पूरा भरोसा है कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे? देखिए, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह से रखते हैं हम। अब आप अगर कोई मुझे बात बोल रहे हैं तो मेरा लिख कर दे रहे हैं, तो मेरा काम यह है कि आपकी लिखित बात पर एतमाद करना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि आपके मुंह पर भी जब लिख के दे रहे हैं कि आप झूठे हैं। जब आप लिख कर दे रहे हैं तो ठीक है, यकीन करेंगे। मगर तवक्कल करना माने भरोसा करना तो ऊपर वाले पर। तवक्कल का मतलब क्या होता है? तवक्कल माने आपका सब जो आप तवक्कल का मतलब ये है कि आप अपने क्रिएटर पर पूरा एतमाद और कामिल यकीन रखिए कि वो जो फैसले करता है उस पर तवक्कल करिए। अपनी जुस्तजू मेहनत करते रहिए, दुआ करते रहिए, पर तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर करिए। एक बस वो आपने मुझे वर्ड नहीं बताया मस्जिद के बाद वाला जो। हाँ, वो आपको मिल जाएगा, मस्जिद ज़रारा बोलते हैं उसको। वो मस्जिद ज़रारा, वो आपको लंबी बात चली आएगी। चलिए, फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। असदुद्दीन ओवैसी जी, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हैदराबाद में आप चुनाव में हैं। माधवीलता जी को शुभकामनाएं दी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की जनता जनादेश देगी। आप देखते रहिए लल्लन टॉप।